एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 को देखेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 9 पर है हम। ठीक है, इससे पहले बाकी क्वेश्चन जो है हमने पार्ट वाइज उसको सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से, देखो क्वेश्चन ध्यान से हमें पढ़ना है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ठीक है, अगर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखो हम एक पहले तो डायग्राम बनाते चलते हैं। देखो ये हमारी क्या हो गई, मीनार हो गई, और एक क्या हो गया, हमारा भवन हो गया। इसको थोड़ा ऊपर नीचे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और एक जैसा भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भवन हो गया, ये मीनार होगी। ठीक है, अब बोल रहा है ये हमारी मीनार हो गई और भवन हो गया। अब बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया। ठीक है, भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर हो गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम कोण बना ले, है ना, ये कोण बन गया, तो ये कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री का कोण है। ये कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब बोल रहा है भवन के पाद बिंदु का, भवन ये था हमारा, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, ये हमारा भवन हो गया। ठीक है, और ये हमारी हो गई मीनार। ठीक है, अब भवन के पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु होता है। ठीक है, और बोल रहा है कि मीनार के शिखर तक, ये मीनार का शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? यहाँ का उन्नयन कोण में देखूं तो ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अब भवन से उसका कोण, उन्नयन कोण कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का, और मीनार से कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और उसमें हमें साथ में दे दिया कि मीनार कितने मीटर की है? हमारे 50 मीटर ऊंची है। मीनार की जो ऊंचाई है, उसकी जो हाइट है वो हमको दे दी 50 मीटर। ये चीज़ें मैं लिख देती हूँ कि हमें दिया क्या है, हमें मीनार की ऊँचाई दे दी है ना। मीनार की ऊंचाई कितनी दी है? मीनार की ऊंचाई हमें कितनी दी है? 50 मीटर दी हुई है। साथ ही हमें दिया हुआ है भवन की ऊंचाई हमें नहीं दी है, तो हम भवन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? भवन की ऊंचाई को h मान लेते हैं। ठीक है, और इनका जो आधार है, जो इनका पाद बिंदु जहाँ पर ये मिल रहा है, ये इसको मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, और इसको मैं D कर देती हूँ। ठीक है, ABCD हमारा एक त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले हम ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में। अगर हम त्रिभुज ABC में देखें, तो त्रिभुज ABC में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, अगर मैं ये वाला त्रिभुज देती हूँ, ABC त्रिभुज को देखती हूँ, तो मैं tan 60 की वैल्यू ले लेती हूँ। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? देखो अगर tan 60 डिग्री लोगे और तुम्हें लंब दिया है और आधार निकालना है, तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है, बोलोगे हाँ बिल्कुल, tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू बोलोगे, अब तक तो आपको याद हो गई होगी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? कर्णी 3 होती है। बराबर का निशान है, बराबर लगा दो। देखो यहाँ लंब कितना दिया है? AC दिया है। ठीक है, आधार कितना दिया है? BC दिया है। यहाँ तक बात समझ में आएगी क्या? tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कर्णी 3। लंब कितना है? AC हमें दिया कितना है? 50 है, और हमने BC को माना है कितना है? x माना है। ठीक है, अब इस x का गुणा, जिसके बट्टे कुछ नहीं होता उसके बट्टे 1 होता है, इस x का गुणा मैं अगर इधर कर दूँ, त्रियक गुणा करूंगी, तो x का गुणा मैं कर्णी 3 में कर दूँ, 50 का गुणा 1 में कर दूँ, तो 50 से कम तो 50 हो जाएगा। और देखो ध्यान से देखना, इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताती हूँ। पहले हम x का गुणा कर्णी 3 में करेंगे, तो मैं इधर लिख दूँ, पहले यहीं चलते हम। x का गुणा कर्णी 3 में करोगे तो x कर्णी 3 बराबर 50, 1 का गुणा 50 से करोगे तो 50 से कम 50 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या? हमने क्या करा, x का गुणा कर्णी 3 में किया तो x कर्णी 3 आ गया, 50 का गुणा 1 में कर दिया तो 50 आ गया। ठीक है, अब मैं x अकेले को छोड़ दूँ, अगर मुझे x का मान निकालना है ना, तो मैं x को अकेले को छोड़ देती हूँ, तो 50 बट्टे में क्या आ जाएगा? कर्णी 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया? 50 बट्टे कर्णी 3 आ गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब आगे अगर हम देखें, हमें क्या बोल रहा है, अब ये वाला तो हमें निकल गया। ठीक है, x की वैल्यू हमें पता चल गई कि कितनी आ गई, 50 बट्टे में कर्णी 3 आ गई। अब हम अगला त्रिभुज देख लेते हैं। अगला त्रिभुज क्या है हमारा? त्रिभुज है DBC में, त्रिभुज DBC में। अगर त्रिभुज DBC में देखूं तो अगर तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इस त्रिभुज में देख रही हूँ तो tan की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब ये भी क्या होता है? ये भी लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे कर्णी 3 बराबर। देखो लंब कितना है, अगर तुम देखो लंब, यहाँ पर हम इस लंब दे दे तो क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा, बटे आधार क्या हो जाएगा? आधार BC हो जाएगा, जैसा कि उसमें था। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 बटे tan 30 की वैल्यू तो 1 बटे कर्णी 3 होती है। अब लंब देखोगे यहाँ पर कितना है? लंब तो हमें दिया नहीं है, हमने क्या माना है इसका लंब? भवन की ऊंचाई को हमने कितना माना है? h माना है, तो h लिख देते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद BC देखेंगे, BC कितना है हमारा x है, तो x लिख देंगे। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। अब जब इसका तिर्यक गुणा करोगे तो x का गुणा 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, x का गुणा 1 में करोगे तो x 1 कम x आ जाएगा। h का गुणा करनी 3 में करेंगे तो करनी 3 h आ जाएगा, h गुणित करनी 3 भी तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक बात देखो, x बराबर h करनी 3 आ गया, x का मान कितना आ गया था, आप बोलोगे x बराबर कितना है, 50 बटे करनी 3 है क्या, x बराबर क्या है, 50 बटे करनी 3 है। ठीक है, बराबर का निशान है, बराबर लगाओगे, h गुणे में कितना है, करनी 3 है। ठीक है, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो समझ में आ गया होगा। 50 बटे में करनी 3 है, इस करनी 3 को मैं इस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये तो भाग में है तो इस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो करनी 3 तो यहाँ देखो h गुणित करनी 3 तो पहले से लिखा हुआ है। अब ये वाला करनी 3 भाग में है तो मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी तो ये गुणे में आ जाएगा। तो एक करनी 3 तो पहले से था, दूसरा करनी 3 और आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 50 बटे में h तो पहले से ही है और करनी 3 का अगर मैं गुणा कर दूं, करनी 3 और करनी 3 का अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तुम्हें पता है करनी 3 का गुणा करोगे, करनी के अंदर 9 आएगा और 9 किसका वर्ग होता है, तुम बोलोगे 3 का वर्ग होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो 50 बराबर आ जाएगा h गुणित करनी 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अब इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ, इसके आगे मतलब 50 बराबर है h गुणित करनी 3 के, h गुणित 3 का मतलब होगा 3h। मतलब अगर मैं सिंगल h निकालना चाहूँ तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 बटे 3 आ जाएगा। और 50 बटे 3 का मतलब क्या हो गया, h बराबर कितना आ जाएगा, 50 बटे 3 का मतलब 3 से 50 में भाग दे दो, 16 से मतलब 3 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3 बचा 2 है ना, 20 हो जाएगा। 20 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 छिंग 18 आ जाएगा। बच्चे में कितना बच जाएगा, 2 बटे 3। आपको आए हो भाग तो तो आता ही होगा। h बराबर कितना आ गया, 16 सही 2 बटे 3। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था भवन की ऊंचाई, तो पूछा था भवन की ऊंचाई को हमने क्या माना था, h। मतलब हमारी भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, हमारी भवन की जो ऊंचाई थी वो कितनी आ गई, 16 सही 2 बटे 3 आ गई। यही तो हमारा क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ए देखो, 9 तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो भी हमारा पिछली वीडियो में रह गया था, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो क्या है कि एक पेडेस्टल है। अब पेडेस्टल क्या होता है, आप बोलोगे एक स्टैंड टाइप का, तुम समझ लो कि एक पेडेस्टल है। ये हमारा पेडेस्टल हो गया। ठीक है, मैं मतलब स्टैंड टाइप का है एक तुम्हारा। ठीक है, अब पेडेस्टल के शिखर पर, इसका ये शिखर हो गया, उस पर क्या है 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी है। ये एक मूर्ति रखी है, मान लो हमारा स्टेचू रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर। ये कितना मीटर है, 1.6 मीटर का एक स्टेचू रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब भूमि का एक बिंदु, मान लो ये हमारा भूमि का कोई बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु हो गया हमारा। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, अब मूर्ति कहाँ है हमारी, ये है, इसका शिखर ये हुआ, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का। मतलब यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूं, है ना, ये वाला इसको मिला दें तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर साथ ही क्या बोल रहा है, बिंदु से, इसी बिंदु से, ये बिंदु है ना, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल ये है, इसका शिखर ये होगा। ठीक है, ये मेरा पेडेस्टल है। ठीक है, पेडेस्टल हो गया और ये हमारी मूर्ति है। ठीक है, अब पेडेस्टल के शिखर से बोल रहा है उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण कितने डिग्री का, 45 डिग्री। तो पेडेस्टल ये है, इसके शिखर से अगर यहाँ से कोण बना दूं तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस पेडेस्टल की ऊंचाई हमें निकालनी, तो हम इसको, जो पेडेस्टल है ना, इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। तो लिख देते हैं, हम इसको पूरा नाम दे देते हैं, a हो गया, ये b हो गया, बिंदु c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। ठीक है, हमारी a b जो है वो हमारी क्या है, मूर्ति है। और मूर्ति की ऊंचाई जो है वो कितनी दी हुई है, हमें मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है 1.6 मीटर दी हुई है ना। पेडेस्टल क्या है, पेडेस्टल माना कि तुम लिख देना कि पेडेस्टल जो है, हमारा पेडेस्टल जो है वो क्या है, हमारा BC है और उसको हमने h माना है ना, BC बराबर हमने h मान लिया है। और अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इस त्रिभुज में सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज। सबसे पहले ये वाला देखिए, tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है और इसको करना भी बहुत आसान होता है, इसलिए हम BCD देख लेते हैं। तो त्रिभुज BCD में अगर हम देखें तो क्या होगा, tan 45 की वैल्यू, क्योंकि देखो हमें लंब दिया हुआ है और आधार हमें निकालना है तो हम tan की वैल्यू लगा देंगे। तो tan होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ लंब देखोगे, देखो tan 45 देख रहे हो तो यहाँ से tan 45 डिग्री
मतलब कोण बन रहा है, तो यहाँ लंब कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे BC हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब 1045 की वैल्यू देखो, इससे पहले 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बोलोगे हाँ। अब BC क्या है, BC हमने कितना माना है, H माना है, ठीक है। और DC बराबर क्या आ जाएगा, DC को हम DC रहने देते हैं, चाहे तो हम इसको X भी ले सकते हैं ना, इसको हम X मान सकते हैं, तो DC को या तो DC रख लो या X रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर DC अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा के रखती हूँ, तो 1 इक्वल में आ जाएगा H, और DC कितना माना है हमने, X माना है। तो जो पेडेस्टल है, यहाँ से हमारी जो भूमि की दूरी है, मतलब भूमि के बिंदु से पेडेस्टल तक की जो दूरी है उसको हमने H माना है, भूमि के बिंदु से, है ना, पेडेस्टल की दूरी को हमने कितना माना है, X माना है, तो इसको X लिख लेते हैं। पेडेस्टल की दूरी कितनी है, X है। जो DC जो है ना, DC बराबर मतलब DC के बराबर कितना है, X है। ये DC जो है वो हमारा X है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो देखो, जब DC की जगह मैं X लिख सकती हूँ, तो X का गुणा जब 1 में करूँगी, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, X का गुणा 1 में करोगे तो X एकम 1 आ जाएगा, H एकम H आ जाएगा, मतलब X जो है वो H के बराबर है। ये बात हमें यहाँ तक समझ में आ गई कि X जो है वो H के बराबर है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब नेक्स्ट पेज पर अगर हम जाएं, क्योंकि हमारे पास जगह कम है थोड़ी सी, तो अब देखो डायग्राम तो हमें उसी में देखना पड़ेगा। एक बार डायग्राम पूरा अच्छे से देखो एक बार, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज तो हमने सॉल्व कर लिया। बड़े ये वाले त्रिभुज पे जाते हैं, जो 60 डिग्री वाला बड़ा त्रिभुज है उसको जाते हैं। तो इस डायग्राम को मैं काम करती हूँ, फिर से बना लेती हूँ, ठीक है। ये हमारा पेडेस्टल है, छोटा सा बना लेते हैं ना, ये पेडेस्टल हो गया। इसके ऊपर 1.6 की मूर्ति रखी है। यहाँ से हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ ये 45 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। इसको नाम हमने दिया है ABC और D, है ना, यही नाम दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, नाम हमारा ABCD ही है। अब हम चेक करते हैं, हम क्वेश्चन करना सॉल्व आगे करते हैं। हमने 45 डिग्री वाला क्वेश्चन कर लिया, उससे हमें ये पता चल गया कि x बराबर किसके, H के। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया होगा। अब आगे अगर हम देखें, आगे हम देखेंगे तो क्या होगा। अब त्रिभुज ले लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ACD में बड़ा वाला त्रिभुज देखना, A है ना, A से पूरा C तक जा रहा है, और D वाला है ना, ACD में देखें तो tan कितनी हो जाएगा, tan हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर, ये भी क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। मूर्ति तो हमें पता है कितने की, 1.6 मीटर की है। तो अब पूरी ऊंचाई लोगे, मतलब AC लंब कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा पूरा, और आधार क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलोगे कर्णी 3 होती है। और अब बोलो AC को क्या लिख सकते हो, AC को मैं 1.6 धन BC लिख सकती हूँ क्या, तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और DC को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा DC तो DC ही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब DC का गुणा मैं एक देखो, DC का गुणा अगर X से करोगे तो DC का गुणा X से, मतलब कर्णी 3 से किया तो DC कर्णी 3 आ गया, बराबर यहाँ क्या चल रहा है 16 मतलब 1.6 धन BC चल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब अगर क्वेश्चन में ध्यान हो तो हमने DC को किसके बराबर माना है, हमने DC को X माना है क्या? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, DC को हमने क्या माना था, X माना था। यहाँ देखो हमने DC को क्या माना है, ये देखो हमारी DC है, DC को हमने किसके बराबर माना है, X के बराबर माना है। ये ध्यान से डायग्राम अगर देखो तो ये DC है और जो X के बराबर हमने माना था, ठीक है। अब DC कितना है, X के बराबर, तो मैं DC की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, X लिख सकती हूँ। कर्णी 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 धन BC आ जाएगा। अब BC कितना आ गया था हमारा, BC तो हमने H माना हुआ है ना, BC को H लिख सकते हैं। देखो अगर आप BC लिख कर भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये डायग्राम, ये तो बस ऐसा ही कि इजी करने के लिए है कि भाई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप BC लेकर ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ठीक है। अब x कर्णी 3 बराबर 1.6 धन H हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x कर्णी 3 है, अब तुम बोलोगे x किसके बराबर है, H के बराबर, तो मैं x की जगह पर H लिख सकती हूँ क्या, x बराबर H है तो x की जगह क्या रख दिया, H रख दिया। कर्णी 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 धन H हो जाएगा। अब देखो धन का H, इसको मैं साइड ले आऊँ क्या, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, H यहाँ पर है, धन का इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब देखो H इसमें भी, H इसमें भी, तो H कॉमन ले ले क्या, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया, कर्णी 3 बच गया, H तो पूरा चला गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, बराबर 1.6 हो जाएगा। अब H का मान तो हमें निकालना ही है, तो हम इस H को अकेला छोड़ते हैं, और ये गुणे में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, कर्णी 3 ऋण 1 गुणे में है तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, गुणे में था तो ये बटे में यानी कि भाग में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तुम बोलोगे हर का परिमेयकरण कर लें। हमें भिन्न वाली संख्या, जब कर्णी वाली संख्या हर में दिख रही है तो हम क्या कर लेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर
ठीक है। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, देखो ऋण का निशान किस में हो जाएगा, हम अंश और हर में करनी 3 धन 1 का गुणा कर देंगे। क्लास 9th में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर यहाँ ऋण का निशान होता है तो हम ऊपर किसका गुणा करते हैं, धन का गुणा करते हैं। जब तुम इसमें धन का गुणा करोगे तो 1.6 में जब तुमने इसका गुणा किया तो क्या हो जाएगा, ये तो करनी 3 धन 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ अगर गुणा करते हो तो अगर करनी 3 ऋण 1 का करनी 3 धन 1 के साथ गुणा करोगे, मतलब क्या होगा, अगर तुम्हें a धन b दिया होगा, एक फॉर्मूला लगा सकते हो कि a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो होता क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, हमारा करनी 3 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर a धन b और a ऋण b वाली कंडीशन बन रही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार करनी 3 का स्क्वायर कर दे, यहाँ पर करनी 3 का स्क्वायर कर दे, ऋण a मतलब b कितना है हमारा 1 का स्क्वायर कर दे। अब तुम बोलोगे करनी 3 का स्क्वायर क्या होता है, करनी 3 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, करनी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। करनी के अंदर 9 होगा, करनी के अंदर 9 है तो 9 का मतलब किसका वर्ग होता है, 9 तो 3 का वर्ग होता है। तो ये 1.6 आ गया, गुणे का निशान था तो गुणा लगा दिया और करनी 3 धन 1 वैसे का वैसा लिख दिया। अब 3 किसका, करनी 3 का वर्ग क्या बोलोगे तो 3 होता है, क्योंकि करनी 3 का गुणा करोगे करनी 3 में तो 9 आएगा और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, ऋण का निशान है, ऋण लगा दिया, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 1.6 गुणित करनी 3 धन 1 लिखा हुआ है। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। ठीक है। अब 1.6 है और 2 है, इसको 2 से काट दोगे क्या, 2 1 कम 2 से काटोगे 10, देखो भागने यानी कि 0, दशमलव हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। दशमलव वाला आपको काटना आता होगा, नहीं काटना होता मैं यहाँ देखो 1.6 है, बटे में कितना है 2 से भाग दोगे, दशमलव हटेगी, यहाँ 0 आ जाएगी। इसको डायरेक्ट काटोगे, 2 से काटोगे तो 8 आ जाएगा, इधर 2 से काटोगे तो 10 आ जाएगा, तो 8/10 आएगा। 10 से भाग दोगे, भागने यानी कि 0, कितना हो जाएगा 8 बचेगा, 0 उतरेगा, 8 10 धाम क्या हो जाएगा, 10 8 80 हो जाएगा, है ना। 10 से भाग दिया, देखो दशमलव हटाया, बटे में 0 आ गई। फिर 2 से किसके भाग दिया हमने, 2 से काटा तो 8 आ गया, 2 से काटा तो 10 आ गया, 10 से 8 में डायरेक्ट भाग दे दिया, 10 से भाग दिया तो 0 आया, फिर 8 बचा, 0 उतारा, 80 हो गया। 80 10 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। यहाँ तक ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। जब 0 इसको काटोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। और हमारा आंसर x बराबर मतलब h बराबर भी कितना आ जाएगा, 0.8 करनी 3 धन 1। और h हमें पता है किसकी दूरी थी, ये पेडेस्टल की दूरी थी। h किसके बराबर था, पेडेस्टल की ऊंचाई के बराबर था। और हमें क्वेश्चन में भी क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में पेडेस्टल की ही ऊंचाई निकालना था। हमारे पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, 0.8 करनी 3 धन 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक है ना 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है। हमने बोला कि 80 मीटर, उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसकी दोनों ओर आमने सामने खम्भे लगे हुए हैं। हम ठीक है डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गई हमारी 80 मीटर चौड़ी सड़क, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है उसकी कितनी है, 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक पूरा 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है। और उसके आमने सामने 2 खम्भे लगे, ये लग गए हमारे खम्भे। ठीक है। ये हमारे खम्भे लग गए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों खम्भों के बीच सड़क के एक बिंदु पर एक क्या बन रहा है, खम्भों के शिखर पर उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री का एक बिंदु बन गया ये। ठीक है। अब अगर इस बिंदु को बन गया, अब आगे अगर तुम देखो यहाँ से बोल रहा है कि खंभों के शिखर तक, ये खंभों का शिखर ये है, इसका शिखर ये है। तो पहला बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है और फिर बोल रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। मैं मान लो ये पहला वाला बिंदु हो गया, यहाँ से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, और यहाँ से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अब मैं खंभों की ऊंचाई को डायरेक्ट एच मान के करती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, डायरेक्ट सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे कि खंभे की ऊंचाई कितनी हो रही, एच हो गई। अब खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी, देखो खंभा ये है, एक ये वाला खंभा है, एक वाला है, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। अब हमसे साथ में को क्या बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खंभे लगे। अब देखो ये तो हमें पूरी टोटल लेंथ दी है और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है। अब अगर मैं इसको x मान लूँ,
बोलोगे हाँ ठीक है मान सकते हो इसको x, तो हमने इसको x माना। अब बोलोगे x मतलब देखो ये मानोगे तभी तो ये पता चलेगा, तो हमको ये नहीं पता तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये x है तो ये क्या होगा, देखो ये पूरी कितनी है 80 है, और इस 80 में से मैं अगर इसको निकाल दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा क्या, आप बोलोगे हाँ पता चल जाएगा। तो 80 में से मैं इसको निकाल दूँ, मतलब 80 में से अगर मैं रेड x कर दूँ तो मुझे बाकी बची ये पता चल जाएगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल पता चल जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले इसको नाम दे देते हैं A B C और ये D हो गया, ये E हो गया। हालांकि नाम की ज़रूरत नहीं है पर आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब पहले ही वाला त्रिभुज सॉल्व कर लेते हैं, तो त्रिभुज ले लेते हैं EDC, यानी कि EDC ये वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं। तो अगर हम देखें EDC में देखें तो हमारा tan कितना है, देखो हमें लंब दिया है, आधार निकालना है। जब भी लंब और आधार की कंडीशन बनती है तो हम tan की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू हमें निकालनी है। tan होता क्या है, लंब बटे आधार, तो हमारा लंब कितना हो जाएगा ED बटे आधार कितना हो जाएगा CD। ये बात समझ में आ गई क्या। अब tan 60 की वैल्यू बोलोगे तो कितनी होती है, करनी 3 होती है, ठीक है। ED कितना है, ED H है, CD कितना है तो X है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अब X का जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे 1, इन दोनों का क्या कर दे, हम इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो X का गुणा इससे करोगे तो X करनी 3 आ जाएगा, H का गुणा इससे करोगे तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो H आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं X की वैल्यू निकाल लूँ तो X बराबर H है। देखो ये गुणे में है, कोई निशान नहीं, मतलब ये गुणे में है, गुणे में तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो X बराबर कितना आ जाएगा, X बराबर आ जाएगा H बटे में करनी 3। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब मैं इसको है ना इधर बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला त्रिभुज देखना, ये वाला त्रिभुज ABC है ना, यहाँ पे लिख दूँ मैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में भी देखोगे तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा। अब इसमें भी हम देखो लंब और आधार है, मतलब tan की वैल्यू निकालेंगे तो tan 30 डिग्री है ना। अब देखो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है इसलिए tan 30 डिग्री आ जाएगा। tan 30 डिग्री बराबर भी क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, आधार बोलोगे BC हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई क्या। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे करनी 3 होती है, 1 बटे करनी 3 होती है, ठीक है। अब AB देखो कितना दिया है, H दिया है, ठीक है, और BC कितना है 80 ऋण X दिया है। यहाँ तक बस समझ में आई क्या, ठीक है। अब क्या करना, 80 ऋण X दिया, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसका गुणा इससे कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, तो 80 ऋण X का गुणा इसमें करोगे तो 80 ऋण X आ जाएगा, 1 में गुणा करोगे तो H में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, बराबर का निशान है, बराबर लगा दिया, H का गुणा इसमें करोगे तो H करनी 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब देखो तुम्हें अब क्या करोगे, देखो 80 ऋण X आया, अब तुम्हें X बराबर पता है, X किसके बराबर है, X अगर इधर देखो तो X किसके बराबर है, H बटे करनी 3 के बराबर है। तो मैं X की जगह पर H बटे करनी 3 ले सकती हूँ क्या, हाँ बोलोगे बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं इस X की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, इस X की जगह H बटे में क्या लिख सकती हूँ, करनी 3 लिख सकती हूँ। और इधर बराबर में क्या चल रहा है, H करनी 3 तो पहले से चल रहा है। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब देखो 80 को मैं यहीं छोड़ूं है ना, और H करनी 3 पहले से लिखा हुआ है, ये ऋण का इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का H बटे में करनी 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आई क्या बात। जिसके बटे कुछ नहीं होता हो तो उसके बटे क्या होता है, 1 होता है। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे करनी 3 और 1 का तो कितना आ जाएगा, करनी 3 आ जाएगा। अब 1 के पहाड़े में करनी 3 कितनी बार में आएगा, करनी 3 बार में आएगा। और करनी 3 का H करनी 3 में अगर तुम गुणा कर दोगे, देखो करनी 3 का तुम H करनी 3 में गुणा कर दोगे है ना, तो मैं तुमको डायरेक्ट करके लिखती हूँ, फिर बाद में हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। धन का H है तो धन का H आ जाएगा, क्यों, करनी 3 में करनी 3 का भाग करोगे 1 आएगा, 1 का H में गुणा करोगे तो H आ जाएगा। यहाँ तक आ गया क्या समझ में। 80 बराबर, अब करनी 3 का करनी 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, करनी 9 आएगा। अब करनी 9 तुम्हें पता है किसका वर्ग होता है, 3 का बराबर होता है। तो 3 और इसको मैं डायरेक्ट करके बता देती हूँ, तो मैं बताऊँ करनी 3 और करनी 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। करनी के अंदर 9 और करनी के 9 को अंदर, करनी के अंदर 9 का मतलब क्या होता है, ये किसका वर्ग होता है, 3 का। तो इसमें से क्या निकल कर आ गया बाहर, 3 आ गया। गुणे में H था तो 3 और H का गुणा कर दोगे तो 3H आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। प्लस का साइन है, प्लस लगा दोगे H आ जाएगा, पहले से लिखा हुआ। बटे में कितना चल रहा है, करनी 3 आ गया। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 80 बराबर करनी 3 मतलब 3H और H को जोड़ोगे तो देखो 3H है और 1H ये है, तो कितना हो गया, कितने H हो गए, 4H हो गए है ना। 3H और 1 और H जोड़ दोगे तो 4H हो जाएगा। बटे में कितना चल रहा है, करनी 3 चल रहा है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 80 देखो गुणे में है
सॉरी भाग में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में चला जाएगा। बराबर में कितना बचेगा, 4h बचेगा। अब 80 गुणित करनी 3 का क्या हो जाएगा, 80 करनी 3 हो जाएगा। अब 4 ये क्या है, गुणे में है, कोई निशानी मतलब क्या है, गुणे में है। गुणे में है तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो 4 से काट दो ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 का 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 80 आ गया। अब 80 पर मतलब ये वो सॉरी 80 को हमने 4 से काटा तो 4 दूनी 8 और 0 का 0 मतलब 20 करनी 3 आ गया। तो h बराबर कितना आ गया, 20 करनी 3 आ गया। अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, हमें सिर्फ h पता चला है कि h कितना आया, 20 करनी 3 आया है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में और क्या पूछा है कि बिंदु की दूरी बताओ। तो अब अगर बताओ, देखो यहाँ पर वापस आऊँ मैं, यहाँ से देखो हमें पता है x बराबर कितना है, h बटे करनी 3 है। तो अगर मैं देखूँ x बराबर h कितना निकल आया, h निकला 20 करनी 3, तो मैं h की जगह क्या रख सकती हूँ, 20 करनी 3, और बटे में कितना है, करनी 3, तो करनी 3 रख देंगे। ठीक है, अब करनी 3 से करनी 3 कट गया तो x बराबर कितना आ गया, तुम बोलोगे 20 आ गया, बिल्कुल आ गया है ना, x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब x बराबर 20 आया, मुझे यहाँ इतनी दूरी पता चल गई कि 20 है, और इतनी कितनी होगी, तो तुम क्या करोगे, इसको 80 में से माइनस कर दोगे। तो 80 में से कितना माइनस करोगे, x। तो अगर तुम दूसरे खंबे की दूरी निकालोगे, पहले खंबे की दूरी तो पता चल गई, पहले खंबे की दूरी कितनी हो गई, पहले खंबे की दूरी है ना कितनी थी, x थी, है ना। तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारा, x बराबर आ गया 20। और दूसरे खंबे की दूरी निकालोगे, दूसरे खंबे की दूरी, तो तुम दूसरे खंबे की दूरी कैसे निकालोगे, देखो भैया कुल दूरी कितनी है, तुम बोलोगे कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, कुल दूरी कितनी है, 80 है ना। और 80 में से क्या घटा दोगे, x घटा दोगे, तो दूसरे खंबे की दूरी पता चल जाएगी। तो 80 रेड x कितना आ गया, 20, और 80 में से 20 घटा दोगे तो 60 आ जाएगा, और ये हमारी दूसरे खंबे की दूरी हो जाएगी। तो हमसे पूछा था कि दोनों खंबों की दूरी बतानी, तो बोलिए पहले खंबे की दूरी 20 थी, दूसरे खंबे की दूरी 60 है, और जो ऊंचाई थी और जो खंबे की ऊंचाई थी वो कितनी आ गई, 20 करनी 3 आ गई। ये क्या, जो 20 करनी 3 है, ये क्या है, हमारे खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। यहाँ तक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर अगर हम देखें, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लॉन्ग हो गई है ना।